हेलो बच्चों, क्लास 8th। मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को हिंदी में महान व्यक्तित्व जो आपकी पुस्तक है उसको पढ़ा रही थी। तो उसमें से हमने आपको पाठ 13 तक पढ़ा दिया है और आज हमारा है पाठ 14 छत्रसाल। आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जानकारी जो है उसके बारे में जानेंगे। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने बल बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम था चंपत राय। उनका जीवन जो था रणक्षेत्र में ही बीता। छत्रसाल के पिता जो चंपत राय थे उनका जीवन रणक्षेत्र में बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थीं और उनका उत्साहवर्धन करती थी। तो जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रणक्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ, 1649 में। उनके पिता जो चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। तो रानी जो है वो छत्रसाल को लेकर मैके चली गई, यानी छत्रसाल की ससुराल में चली गई। रानी जो थी वो छत्रसाल की ससुराल में चली गई, छत्रसाल के ननिहाल में चली गई। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे और उसके बाद पिता के पास आए। बचपन में छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। इनके खिलौने में असली तलवार भी थी। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्रायः जब सभी लोग कहते कि वे अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे, इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बचपन से ही थे। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का भी बहुत शौक था। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिकों का चित्र बनाया करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष में इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई। उस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थी। केशवदास कृत रामचंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की
दोनों की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छिन चुकी थी। इनके पास न सेना थी और न पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। यहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका जो हैं, जब इन्होंने अपनी योजना बताई और युद्ध की बात बताई तो इनके काका जो थे क्या हुए, इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इन्हें अच्छी न लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल का जीवन युद्ध करते बीता। ये बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है, तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते थे। जो अधीनता नहीं स्वीकार करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी न थी। फिर भी छत्रसाल को वह हरा न सका। इसके 3 कारण थे। पहला यह था कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था और ये और उनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे और इन स्थान की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता था ये भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना जो थी लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा पाती थी। तीसरी बात ये थी कि इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कभी संभव न थी और वह यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए और अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में विजयश्री न पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया
और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बात यह सुन सकते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास गए। वे शिवाजी के पास गए तो वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान भी किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ाई, लालच कभी मत करना। वीरता से लड़ो और लालच कभी मत करना, और अधर्म कभी मत करना। किसी भी धर्म या जाति से द्वेष न करना। शिवाजी की ये बातें उन्होंने सदा याद रखी। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया और मुगल राजा के वंशजों में ही झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ न छोड़ा था। फिर भी इस समय इन्हें सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। तो महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता रहता। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे, इसका पता एक घटना में लगा। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वे एक बार छत्रसाल के यहाँ आए और जब ये इनके महल के निकट पहुँचे तो छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। ज्यों ही भूषण को पता चला, वे तुरंत ही कूद पड़े। बोले, महाराज, यह आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी क्षमता कैसे कर सकता। मैं इसी प्रकार आपका सम्मान कर सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। इनके दरबार में जो कवि रहते थे, इनमें लाल कवि भी एक कवि थे। इन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी अनेक वीरता से भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती हैं। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। यह बात विख्यात है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे, जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए।
और शिवाजी को शिवाजी भी उन्होंने बनाया। इसी प्रकार महाराज छत्रसाल के भी गुरु थे, इनका नाम था प्राणनाथ। बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर भी छत्रसाल को शांति न मिली, तो दूसरी शक्तियाँ सदा ईर्ष्या की दृष्टि से इनका राज्य देखती रही। इसलिए राज्य की रक्षा के लिए इन्हें जीवन भर लड़ना पड़ा और उनकी मृत्यु 1731 ईस्वी में हुई, 1731 में। तो ये था हमारा छत्रसाल कहानी। इस कहानी को आपको बताया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको बता दें। पहला प्रश्न है, छत्रसाल का जन्म कब और किस वातावरण में हुआ? तो आंसर है, छत्रसाल का जन्म सन 1648 ईस्वी में पहाड़ी तथा जंगली प्रदेश के वातावरण में हुआ। तो छत्रसाल का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहे थे। तो क्वेश्चन आंसर में हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया था। तो इसका पहला प्रश्न था हमारा, छत्रसाल का जन्म कब और किस वातावरण में हुआ? तो इसका आंसर है कि छत्रसाल का जन्म 1648 ईस्वी में पहाड़ी तथा जंगली प्रदेश के वातावरण में हुआ। फिर दूसरा है, छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को क्या उपदेश दिया? छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करो, अधर्म कभी मत करो और किसी धर्म या जाति का द्वेष न करो। फिर तीसरा है, छत्रसाल की प्रशंसा में किस कवि ने कविताएं लिखी? तो आंसर, छत्रसाल की प्रशंसा में कवि भूषण ने कविताएं लिखी। फिर अगला है, औरंगजेब छत्रसाल को क्यों न हरा सका? इसका आंसर है, क्योंकि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था। ये उनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में कुशलता से लड़ते थे, तो इन स्थानों की इन्हें विशेष जानकारी करते थे, ये पहाड़ी प्रदेशों में। फिर है, छत्रसाल का राज्य प्रबंध कैसा था? तो छत्रसाल का राज्य प्रबंध जो है बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसे कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से चलता था। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, इनसे मिल सकता था। ये उनकी विनती और बात को ध्यान से सुनते थे और सबकी सहायता करते थे। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको बताया। और अब इस कहानी का आपको सारांश बताएं कि कैसे आपको इस कहानी को लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, छत्रसाल ओरछा के राजा चंपत राय के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सारंधा था। पिता ने इनको रानी के साथ मायके भेज दिया और 4 वर्ष तक वे वहाँ रहे। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी शिक्षा आरंभ हुई और 3 वर्ष में ये एक कुशल सैनिक बन गए। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इन्होंने अपने बड़े भाई से मिलकर बुंदेलखंड का राज्य दोबारा स्थापित करने की योजना बनाई।
अपनी माता के जेवर को बेचकर 300 सैनिकों की एक सेना तैयार करके इन्होंने कुशलता से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उनके शासन में प्रजा सुखी थी। भूषण और लाल कवि इनके दरबार में थे। वे विद्वानों तथा कवियों का आदर करते थे और सन 1731 में 83 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना समस्त जीवन देश तथा जाति की भलाई में लगा दिया। छत्रसाल भारत माता की वीरता तथा महान संतान थे। तो ये हो गया आपका इस कहानी का पाठ का सारांश। तो इसी के साथ ये छत्रसाल जो है ये कहानी हमने आपको बता दी और इसी के साथ हम आपको हिंदी का क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं। तो ये था हमारा पाठ 14 छत्रसाल और अब हम आपके हिंदी में पाठ 14 जो है वो हमारा है कर्मवीर। तो इसका क्वेश्चन आंसर बता देते। तो पहले हम कर्मवीर जो आपकी कविता है इसकी व्याख्या बता रहे हैं। इसकी व्याख्या में है कि कवि कहते हैं कि जो कर्मठ लोग होते हैं वे किसी भी बाधा से घबराते नहीं। वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता और वे अपनी योग्यता को दिखावा नहीं करते। वे अपने लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं और साथ ही ऐसे लोग सदैव सुखी रहते हैं। फिर दूसरा है आज करना है और लास्ट वाला है जिसे सकते नहीं। तो इसकी व्याख्या है कवि कहते हैं कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ते और जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरे का मुंह नहीं ताकते और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मठ व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर अगली है जो कभी अपने और लास्ट है औरों के लिए। तो इसमें कवि कहते हैं कि ऐसे लोग अपना समय व्यर्थ बातों में नहीं गंवाते और किसी काम को कल पर नहीं छोड़ते तथा परिश्रम करने में कभी जी भी नहीं चुराते। अर्थात उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। ऐसे लोग अपनी कार्य कुशलता के दम पर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। और फिर तीसरा है आपका चौथा व्योम को छूने और लास्ट का है रहता है कहीं। कवि कहते हैं कि चाहे आकाश को छूता हुआ पर्वत शिखर हो या घना अंधेरा जंगल हो या उफनती लहर हो या भयानक अग्नि की ज्वाला हो,
कुछ भी इनको भयभीत नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे लोगों की राह में कैसी भी रुकावट आए वे कभी घबराते नहीं और वे अपने मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत के समस्त नागरिक कर्मवीर बने और अपने देश की शान बढ़ाएं। तो ये तो आपको अर्थ बता दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दें। पहला प्रश्न है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है? इस बिंदु पर प्रकाश डालिए या अपने विचार बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। फिर है, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? तो कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। फिर दूसरा है, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? तो इसका आंसर है, क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, न ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर और उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। फिर तीसरा है, सब जगह सब काल में फूलने फलने से क्या तात्पर्य है? तो इसमें कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। फिर चौथा, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार का नमूना बन जाते हैं? तो कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। फिर है, कर्मवीर निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो इससे क्या आशय है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और न ही कभी उन्हें दुख होता है और न ही वे कभी असफल होते हैं और न ही कभी पछताते हैं। फिर है, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो इस पंक्ति से आशय है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप नहीं करते, अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाता। उनके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। फिर है भाषा की बात। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटना है।
तो चित्र, चित्र जो है स्त्रीलिंग, लताएं स्त्रीलिंग, जंगल स्त्रीलिंग, और कथा बाधा स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग और बात स्त्रीलिंग। फिर है कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे पराधीन, तो पर धन आधीन। तो इसी तरह से आपका है संकल्प, तो संकल्प में होगा सम धन कल्प धन्ना, तो हो जाएगा संकल्पना। फिर दुर्बलता, तो इसमें दुर धन बल धन ता, तो दुर्बलता हो गया। अविश्वसनीयता, अ धन विश्वसनीय धन ता। असंबद्धता, अ धन संबद्ध धनता, तो हो जाएगा असंबद्धता। तो ये आपको कर्मवीर, इस कहानी का जो है आप कहानी करें, कर्मवीर कविता का अर्थ आपको बता दिया और उसका आपको क्वेश्चन आंसर बता दिया। और ये छत्रसाल जो है इस कहानी को बता दिया। तो चलिए एक बार फिर इस कहानी को पढ़ते हैं, क्योंकि इस कहानी से हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो इस कहानी को एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं और इसमें से कुछ अपने जीवन में उतारेंगे, कुछ चीज़ें इसमें से। तो आइए फिर से इस कहानी को पढ़ते हैं। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने बल बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। उनका जीवन सदा रणक्षेत्र में ही बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थी और उनका उत्साहवर्धन करती थी। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे, तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रणक्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। रानी छत्रसाल को लेकर नैहर चली गई। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आ गए। बचपन से ही छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। इनके खिलौनों में असली तलवारें भी थीं। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्रायः सभी लोग कहते थे कि वे अपने जीवन के पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार गुण में इनमें बालपन से ही थे। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिक का चित्र बनाया करते थे। रामायण और महाभारत की कथा जब भी होती तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई।
उस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र की कुशलता से चलाना सीख गए। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थी। केशवकृत रामचरित चंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छिन चुकी थी। इनके पास न सेना थी न पैसा था। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। यहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डर गए। उन्होंने मुगलों की शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध बेकार है करना। काका की बात इन्हें अच्छी ना लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज पुनः स्थापित कर लिया। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इनके पास धन की आवश्यकता थी। तो इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल जीवन युद्ध करते ही बीता। ये बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित भी कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसे छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी भारी है, अधिक है, तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें घबराहट नहीं हुई। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे छोड़ देते थे, और जो नहीं स्वीकार करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत सा धन सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी न थी। फिर भी छत्रसाल को वह हरा न सका। इसके 3 कारण थे। यह कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत ही कौशलपूर्ण था और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता था वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा पाती थी। और फिर लास्ट ये था कि इनके सैनिक बड़े साहसी वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेल सुनता, इनकी सहायता के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई कि जो कभी संभव न थी, और यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए और अनेक स्थानों पर छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी भी युद्ध में विजयी न हो सके। छत्रसाल सदा विजयी हुए। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का निधन कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही छोटा हो,
महाराज का नियम था कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितना छोटा हो उससे वो मिल सकता है, उनसे विनती कर सकता है, वो उनकी बात को सुनते थे। दरबार में उनके मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श लेते थे। एक बार वे छत्रपति महाराज शिवाजी के पास गए और शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी उन दिनों बहुत प्रेम से इनसे मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ना, लालच कभी मत करना, अधर्म कभी मत करना, किसी धर्म या जाति पे द्वेष न करना। शिवाजी की बातें उन्हें सदा याद रखें। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों से भी झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ न छोड़ा। फिर भी इस समय इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी भी। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता था। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे इसका पता एक घटना से लगता है कि भूषण कवि राज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वे एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वे इनके महल के निकट पहुँचे तो छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। जो ही भूषण को पता चला वे तुरंत कूद पड़े। बोले, महाराज ये आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी समता कैसे कर सकता? मैं इसी प्रकार आपका सम्मान कर सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। इनके दरबार में जो कवि रहते थे इनमें लाल कवि भी एक कवि थे जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी अनेक वीरता भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती भी हैं। विख्यात छत्रपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। यह बात विख्यात है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए और शिवाजी भी उन्होंने बनाया। इसी प्रकार छत्रसाल के गुरु थे, इनका नाम था प्राणनाथ। और बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर ही छत्रसाल को शांति न मिली। दूसरी शक्तियाँ सदा ईर्ष्या और दृष्टि से इनका राज्य देखती थी, इसलिए राज्य की रक्षा के लिए इन्हें जीवन भर लड़ना पड़ा और उनकी मृत्यु सन 1731 ईस्वी में हो गई। तो ये थी कहानी आप लोगों की, आज समाप्त हो गई। और जैसे बताते आए हैं आपको आगे, उसी तरह से आप इसको करते जाइएगा। धन्यवाद।